टैप इन माई टी व्यूअर टू बी इनवर। अच्छा राकेश तो दिखेगा, वो दिख रहा है। चलो तो दिखेगा। ठीक, ओके शुरू करें। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे अब शुरू करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे अब शुरू करना चाहिए। शोध रंग के इस लोक रंग में आप सबका स्वागत है। शोध रंग के इस लोक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी विभाग के अंतर्गत शोध रंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे मित्र, बड़े और छोटे, गुरुजन और छात्रगण जो भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब का हार्दिक अभिवादन। जब इस कार्यक्रम की योजना बनी तो इसे मेरे कुछ छात्रों ने शोध रंग को लोक रंग से जोड़ने की कोशिश की और यह शब्द मेरा नहीं, युवा आलोचक जगन्नाथ दुबे के द्वारा दिया हुआ है। लोक रंग से क्यों उन्होंने इसे जोड़ने की कोशिश की ये तो वे ही बताएंगे, लेकिन सर्वेश सिंह जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के इस दीर्घकालिक प्रक्रिया में यह आयोजन शुरू करने का संकल्प लिया और एक लंबे समय से वे पूरे इस आयोजन को साकार रूप दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे जून में ही इस विषय पर बातचीत करने का अनुरोध किया था, लेकिन 30 जून तक मैं किसी भी कार्यक्रम में लाइव नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरे पास कुछ अकादमिक कार्य थे जिनको पूरा करने के बाद ही मैं आना चाहता था। और मुझे खुशी है कि जो संकल्प मैंने पिछले 3 महीने में जिन पुस्तकों को लेकर के मैंने लिया था वे अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। सर्वेश को मैं
आधा बनारसी और आधा जेएनयू का मानता हूँ। संवेदना से वे बनारसी हैं और भाषा में वे निर्मलियन हैं। उनका गद्य मुझे बहुत आकर्षित करता है और जो उन्होंने इस बीच संस्मरण लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मैं उनके संस्मरणात्मक गद्य का बहुत ही प्रशंसक हूँ। इतना ही नहीं, जिन दिनों वे बनारस में थे वे बाढ़ के दिनों के मेरे साथी हैं और उन्होंने बाढ़ में डूबे हुए मेरे घर को अपनी कविता में दर्ज किया। बाढ़ को तो मैं भूल गया, लेकिन वह कविता अभी भी है और वह कविता पढ़ते हुए बाढ़ की विभीषिका की बार बार याद आती है। इसलिए ये कह सकता हूँ कि वे मेरे बचावक मित्र हैं। हालांकि बचावक शब्द इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हो रहा है, लेकिन वे मेरे बचावक मित्र हैं और साथ साथ अनुज भी हैं। इसलिए उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस मंच के माध्यम से कि वे आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहें, इसको रूप देते रहें। अब जो इनका शोध रंग है, जो संस्था है, उसमें रंग शब्द पर मेरा बहुत ध्यान जाता है और मैं ठहरे हुए रंगों से बहुत डरता हूँ। बहुत पहले कुमार विकल ने रंग खतरे में है नाम से एक संग्रह ही दिया था और जब कवि दृष्टि की बात आती है तो मैं अपनी बात इस रंग से शुरू करना चाहता हूँ। रंग असल में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रंग बहुत सामान्य चरित्र के व्यंजक हुआ करते हैं। सामान्य जो उसके लक्षण होते हैं उसकी सूचनाएं देते हैं। रंगों से अधिक मैं गंध को, खास करके काव्य के संसार में, काव्य की सृष्टि में, काव्य की दृष्टि में मैं गंध को बहुत महत्व देता हूँ। उसका एक कारण यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि कवि जिस भी विषय को अंतर्वस्तु का हिस्सा बनाता है और उसे शिल्प के ढांचे में अपनी संवेदना से, अपनी कवि दृष्टि से आगे ले जाने की कोशिश करता है, उसमें उसकी वस्तु की जो निजता होती है वो बड़ी मूल्यवान होती है। और जो गंध है उसमें जो निजता का हिस्सा है वह हर वस्तु की अपनी गंध होती है और इस कारण से हर वस्तु कवि की दृष्टि में आकर के विशिष्ट हो जाया करती है। इस कारण से मुझे लगता है कि जब कवि दृष्टि की हम बात करते हैं तो रंग से अधिक गंध की महत्ता हो जाती है और इस कारण से कि वस्तु का जो आंतरिक संस्पर्श होता है उन गंध के माध्यम से व्यक्त होता है। अब चूंकि ये इस पर कवि दृष्टि पर मुझे बात भी करनी है और कुछ कविताएं भी पढ़नी है। मुझे नहीं लगता कि वक्तव्य के उपरांत समय कविता पाठ का मिलेगा, इसलिए सबसे पहले मैं एक कविता पढ़ देना चाहता हूँ जहाँ से कि मैं इस अपने कवि दृष्टि वाले जो मेरे आशय हैं, जो उसका संदर्भ है, उसको मैं खोलने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि यह शास्त्र से लेकर के लोक तक की मैं यात्रा करूं और प्राचीन लेखकों से, शास्त्रीय लेखकों से लेकर के 2020 तक में, यानी 2020 में इस समय कोरोना के इस काल में, जिसे मैं कोरोजीवी काल कहता हूं, यह वो दौर है जो कोरोजीवी काल का दौर है, कोरोजीवी कविता का दौर है। और इस पर मैंने लंबी जो चंडीगढ़ के से युवा कवि और आलोचक अनिल पांडे हैं, उनसे मेरी लंबी वार्ताएं हुई हैं फ़ोन पर, लगभग 22 घंटे की रिकॉर्डिंग है। और मैंने इस दौर को, जो बहुत सारी बातचीत हुई है उसमें, वो अभी आएगा, वो प्रकाशित होने को है, उसमें मैंने कोरोजीवी कविता का दौर इसे कहता हूँ। तो एक लंबी प्रक्रिया है, यानी शुरू से लेकर के 2020 तक की जो स्थिति है वह आपके सामने मैं रखूँगा।
लेकिन सबसे पहले जरा देखिए गंध, और यह गंध कविता ओरहन और अन्य कविताएं नामक संग्रह में संकलित है, जो 2014 में प्रकाशित हुआ था। गंध कुछ और नहीं, रंगों को भीतर तक उतार देना है। गंध कुछ और नहीं, रंगों को भीतर तक उतार देना है। रंगों से छन कर आती हुई गंध मेरी आंखों से ज्यादा नथनों को भर रही थी, जहां से मेरी धमनियों में रंग उतर आया है। जिसे दुनिया ने रंग की तरह पहचानने की कोशिश की, उसे मैंने गंध की तरह महसूस किया है और धरती पर पसरता गया हूं। मुझे मालूम है कि आकाश के पास रंग ही रंग है जो कि ठहरा हुआ है। मुझे मालूम है कि आकाश के पास रंग ही रंग है जो कि ठहरा हुआ है। गंध तो धरती के पास ही है, जिससे उसका डोलना संभव हुआ है। गंध तो धरती के पास ही है, गंध तो धरती के पास ही है, जिससे उसका डोलना संभव हुआ है। अब जब यह बात काव्य दृष्टि के संदर्भ में मैं शुरू में आपके सामने प्रस्तुत कर दी, तो निश्चित रूप से ये जो धरती का डोलना गंध से संभव है। अब ये जब काव्य दृष्टि पर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें 3 पक्ष महत्वपूर्ण तरीके से उपस्थित होते हैं। पहला ये कि कवि दृष्टि को हम किस रूप में समझें, वो कवि की पक्षधरता। दूसरा है कवि का दर्शन, और तीसरा है कवि का इतिहास बोध। तो कवि की पक्षधरता, कवि का दर्शन, कवि का इतिहास बोध, ये 3 जो तत्व कवि दृष्टि के संदर्भ में सामने आते हैं, उसमें मुझे लगता है, क्योंकि इस पर अलग अलग बात करूंगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, लेकिन जो कवि का इतिहास बोध है वह मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। और ये जो इतिहास बोध है, यह कवि दृष्टि के निर्माण में बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही निर्णायक हस्तक्षेप करता है। और इस जो इतिहास बोध का भी 2 पक्ष हुआ करता है। एक तो ये कि जो आपकी गति है, आपकी जो दृष्टि की गति है, ये अधोमुखी है, और दूसरा है कि आपकी कवि दृष्टि ऊर्ध्वमुखी है। कवि की गति सामान्यतः ऊर्ध्वमुखी होती है और उसे आगे की ओर चलने आता है। कवि देखता जरूर पीछे है, अतीत को जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कवि अतीत को अपने कंधे पर नहीं ढोता। इसी कारण से मैं कहता हूँ कि जो कवि की गति होती है, जो लेखक की गति होती है, वो बुनियादी तौर पर अग्रगामी होती है, ऊर्ध्वमुखी होती है, और इसी कारण से इसकी अपनी एक विशिष्टता होती है। जब हम ऊर्ध्वमुखी गति की बात करते हैं, ऊर्ध्वमुखी कवि दृष्टि की बात करते हैं, तो यह हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण कवि अपनी विषय वस्तु को आगे की ओर ले जाता है और एक वैकल्पिक संसार की निर्मित करता है। यानी कविता में हमेशा उसकी कवि दृष्टि एक वैकल्पिक संसार की निर्मित करती है, और ये जो वैकल्पिक संसार है, यह असल में उस वैकल्पिक चेतना की निर्मित है जिसकी कारण से कोई भी कवि वस्तु को उसकी आंतरिक लय में पकड़ने की कोशिश करता है। और जब वस्तु को आंतरिक लय में पकड़ने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से वह अतीत व वर्तमान से मुठभेड़ करते हुए भविष्य को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो अतीत से यानी उसकी मुठभेड़ यानी वर्तमान को वो पहचानता है और अतीत से टकराता है। तो पहचानने और टकराने के बीच जो कुछ वह लिखता है, जो कुछ वह देखता है, उसमें भविष्य के कुछ स्वप्न होते हैं जो कि सामान्यतः दिखाई नहीं देते। वह उसकी जो कवि दृष्टि होती है, यानी वस्तु के आंतरिक गति में आगे जो जिस वस्तु को जैसा होना चाहिए उसको पकड़ने की वह कवि कोशिश करता है, और इस कोशिश में वह लगातार अंधकार से लड़ता चला जाता है। आप देखेंगे कि कवि की जो खास विशेषता होती है वह एक तरह का अंधकार से लगातार
करते जाना है। यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो सत्ताएं होती हैं वे हमेशा अंधकार का पोषण करती हैं, लेकिन कवि लगातार उससे लड़ता है। तो कवि का जो टकराव है, कवि दृष्टि का जो टकराव है, सत्ता से अधिक सत्ता की क्रूरता और उसके भीतर छुपा हुआ जो अंधकार है उससे टकराता जाता है और उसे प्रकाश कणों से, शब्द रूपी प्रकाश कणों से भरने की कोशिश करता है। मैं बराबर अभी वागर्थ के नए अंक में मेरा एक इंटरव्यू छपा है जो निशांत, युवा कवि निशांत ने लिया है। उसमें मैंने इस बात को दर्ज किया है कि कवि कविता की संसद का स्थायी प्रतिपक्ष होता है। उस साक्षात्कार की याद दिलाते हुए मैं यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि कवि को मैं कविता की संसद का स्थायी प्रतिपक्ष मानता हूँ और ऐसा खोकर ही वह प्रजापति की भूमिका में आ सकता है जिसे शास्त्र में से लेकर के लोक तक ने उसे स्वीकार किया है, जिसे कि आनंदवर्धन ने बहुत पहले कहा कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो जैसा विश्व उसको दिखता है वैसा वो बदलने की कोशिश करता है। इसका मतलब कि जैसा उसे दिखता है उसमें जैसा दिखने की स्वच्छंदता नहीं है, उस देखने की स्वच्छंदता नहीं है, उसमें भी एक औचित्य विधान है कि उसे कैसा या कैसे देखने आना चाहिए। क्योंकि इसी को देखिए कि बहुत बड़े जो काव्य शास्त्री थे मम्मट ने, जो काव्य प्रकाश के लेखक, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नियतिकृत नियम रहता, यानी जो कवि होता है वो नियति के नियमों को नकार देता है। और उसमें बहुत उन्होंने विस्तार से इस पर बात किया है, जिसको कि बार बार वो कहते हैं कि कवि अपनी प्रतिभा के अलावा किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता। तो किसी भी कवि को उसकी प्रतिभा के अलावा गुलामी या कि अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। शायद यही कारण है कि जब हम अपनी शास्त्रीय परंपरा से हमारा जो काव्य था वो जब टकराया तो उसने लगातार अपने को बदलने की कोशिश की और शास्त्र के समानांतर कविता को खड़ा करने की कोशिश की और लगातार कविता को उसने लोक से जोड़ा, जनता से जोड़ा, अपने समय और समाज से जोड़ा, जिससे शास्त्र सामान्यतः जुड़ नहीं पा रहा था। तो ये बिल्कुल आरंभिक दौर है हिंदी के पूर्व की जो संस्कृत की पृष्ठभूमि है, जिसमें हमें कुछ इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और जो कविता के लक्षणों से, काव्य लक्षणों से परिचित हैं, इस बात को बखूबी जानते हैं। इतना ही नहीं, वह जो पूरी की पूरी जो संघर्ष चेतना है वह 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ तक आती आती वह ज्ञान सम्मत रमणीयता में बदल जाती है। तो कवि दृष्टि लगातार बदलती भी गई है, लेकिन लगातार वह ऊर्ध्वमुखी होती गई है, लगातार लोकोन्मुखी होती गई है। और आप देखिए अपने समय, समाज और संस्कृत के बरअक्स कवियों ने अपने को बदला है। वो कभी अतीतोन्मुखी नहीं हुए हैं, लेकिन अतीत को उन्होंने नकारा नहीं है, अतीत को स्वीकारा है, लेकिन अतीत की अतीतता से बचने की कोशिश करते हुए मानवीय मूल्यों को, अग्रगामी मानवीय मूल्यों को रेखांकित करने की उन्होंने कोशिश की है। और इसी का परिणाम रहा कि आचार्य शुक्ल तक पहुँचते पहुँचते ये कवि दृष्टि लोक मंगल से जुड़ जाती है और उसके आगे बढ़ते हुए मुक्तिबोध के यहाँ सतचित वेदना तक ये यात्रा करती है। तो ये जो हमारी पृष्ठभूमि है, इसमें आप देखें कि जब कविता को लेकर के कोई बहस नहीं थी समाज में, और लगातार शास्त्रीयता का आडंबर इतना भयानक था कि कविता के लिए कोई जगह नहीं बन रही थी, और शास्त्र की कसौटियाँ इतनी सख्त थीं कि हर कोई उस शास्त्र तक पहुँच नहीं पा रहा था। तो कविता को लेकर के कितनी बड़ी बात कहा था भामह ने, ना कवित्वम अधर्माय व्याधये दंडनाम वा कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर्मनीषण। यानी आप देखिए कि क्या कह रहे हैं भामह 6वीं शताब्दी में ये कह रहे हैं कि ना कवित्वम अधर्माय, तो आप कविता नहीं लिखेंगे तो कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे और न ही आप दंड के भागी होंगे। लेकिन
अगर खराब कविता लिखेंगे तो आप न केवल पाप के भागी होंगे बल्कि आने वाली कई संस्कृतियां आपके इस पाप का प्रायश्चित करती रहेंगी। इस वाक्य को मैं अपने श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए जोर देना चाहता हूं कि खराब कविता किस तरह से न केवल कवि को चौपट करती है, कवि को बर्बाद करती है, बल्कि कई पीढ़ियों को भी वो बर्बाद करती है। और जब खराब कविता की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं तो याद रखिए, रस छंद अलंकार की ही बात नहीं है, जिसको कि हम लोग बार बार छंदों में जाके अलंकारों में जा करके बार बार बांधने की कोशिश करते हैं। वो बातें नहीं हैं, वो तो एक मीटर है। कविता उससे बहुत आगे की चीज़ हुआ करती है। और जब खराब कविता का मतलब ये कहते हैं कि अपने औचित्य विधान में, अपने संप्रेषण में, अपनी सामाजिकता में कहीं वह योजक होने की जगह वियोजक होने का काम तो नहीं कर रही है। कहीं जोड़ने की जगह वह अपनी अतीतोन्मुखी दृष्टि से समाज और संस्कृति को साथ साथ आने वाली पीढ़ी को खराब तो नहीं कर रही है। यह जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने उस 6ठी शताब्दी में इसका संकेत किया था, जिसको मैं अपनी तरह से व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए भी कवि दृष्टि अग्रगामी मूल्यों की संपोषक हुआ करती है। और इसी में उसका कहीं न कहीं औचित्य विधान का रूप मिलता है। इस कारण से अगर हम पूरे औचित्य विधान के दायरे में कवि दृष्टि को समझने की कोशिश करें तो अब मैं यहाँ पर कबीर और रविदास, दो जो हमारे महाकवि हैं, भक्ति काल के जो संत कवि हैं, उनका नाम लेना चाहता हूँ। और मेरे निजी कवि दृष्टि के निर्माण में इन कवियों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है, जहाँ से मुझे काफ़ी अपने कवि की अंतर्दृष्टि मिलती है। जाहिर सी बात है कि दृष्टि के लिए अंतर्दृष्टि का होना बहुत ज़रूरी है, और दृष्टि के लिए जब आप अंतर्दृष्टि की तलाश में जाते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने पुरखों की दृष्टि को किस तरह से अपने लिए समझने की कोशिश करते हैं। इस कारण से दृष्टि में जब परंपरा की दृष्टि शामिल होती है, यानी एक अपने कवि के लिए उसके अध्ययन की प्रक्रिया में जब अपने पुराने कवियों के पास जाता है और उसकी दृष्टि से अपने दृष्टि का मिलान करता है, तो उसके भीतर एक ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होती है जिसका होना ही कवि दृष्टि के लिए अनिवार्य है। इसलिए दृष्टि तब तक चरितार्थ नहीं हो सकती जब तक कि उस अंतर्दृष्टि तक कवि की पहुंच नहीं है। इसलिए जिसे आप दृष्टि कहते हैं वह तो होती है कवि की ही, लेकिन जब उसमें पुरखे कवि की दृष्टि उद्भासित होने लगती है, वो उद्वेलित करने लगती है, तो वही अंतर्दृष्टि कहलाती है। और कविता की इसी अंतर्दृष्टि से कवि को आयु मिलती है और कविता को जीवन मिलता है, साथ ही प्रासंगिकता भी मिलती है। बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, और लेकिन नई पीढ़ी जो 2000 के बाद आई वो नहीं जानती होगी कि 2000 की आलोचना में, यानी जब आलोचना जो पत्रिका है, तो वर्ष 2000 की आलोचना में कबीर के अगवा और भगवा को लेकर के बहुत विवाद चला था नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी में। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और नई पीढ़ी, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो बिल्कुल अभी लिखना शुरू किए हैं या कि 2010 के बाद आई हुई पीढ़ी, उसे जानना चाहिए कवि दृष्टि के संदर्भ में कि वह विवाद की जड़ क्या थी। वह ताते हिंदू रहिए, कबीर का जो एक पद है तो उसमें एक वाक्य आता है, ताते हिंदू रहिए। उसको लेकर के रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक लेख लिखा कि कबीर ये कहना चाहते हैं कि इस नाते हमें हिंदू रहना चाहिए। नामवर सिंह ने कबीर को अगवा नाम का लेख लिखते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी की तीखी आलोचना की थी और कहा था कि कबीर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कबीर को अगवा करने की कोशिश की जा रही है।
और वो बहुत बड़ा विवाद था। आप देखेंगे क्यों? क्योंकि कबीर जिस सत्य और औचित्य के साथ खड़े थे, कवि की अंतर्दृष्टि जिस परंपरा से बनी हुई थी, उस परंपरा में इसके लिए कोई जगह नहीं थी कि कबीर कुछ लोगों को हिंदू बने रहने की सलाह दे रहे हैं या कि ऐसी कोई बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस कवि ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ललकारा हो और दोनों के अंतर विरोधों को रेखांकित करने की कोशिश की हो, उसके बारे में इस तरह की व्याख्या संभव नहीं थी। और यह केवल संभव होने की बात नहीं थी, किसी ने उस समय में भी इसे स्वीकार नहीं किया। वो पद बड़ा महत्वपूर्ण है। काजी तय कवन बखानी, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गत एको नहीं जानी। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसी का एक हिस्सा है, एक पंक्ति है, अर्ध शरीरी नारी न छूटे, ताते हिंदू रहिए। अब मामला असल में इस ताते पर अटक गया था। चतुर्वेदी जी ताते हिंदू रहिए में हिंदू बने रहने से जोड़ते थे, जबकि नामवर जी इसे कबीर के ना हिंदू ना मुसलमान वाली कवि की अंतर्दृष्टि से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उचित भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असल में कबीर काजी के सुन्नत की व्यर्थता को समझा रहे हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि सुन्नत तो केवल पुरुष की होती है, स्त्री की नहीं। तो अगर सुन्नत पुरुष की हो रही, स्त्री की नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आधा शरीर तो हिंदू बना ही रहेगा। तो काहे को शुद्धता, किस बात की शुद्धता का झगड़ा। इसी नाते वो बार बार वो कहते हैं कि जैसे कबीर के देखिए कि जो तू बाभन बभनी जाया, आन बाट तो ही काहे न आया, ये कबीर कहते हैं। या कि जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, पेटे काहे न सुनति कराया। अब कबीर जब इस तरह की बातें कह रहे हैं, कबीर की मूल स्थापना, कबीर की कवि दृष्टि इससे बनती है, तो ताते हिंदू रहिए में हिंदू की गलत व्याख्या करने की कोई जरूरत किसी को नहीं है। क्योंकि एक कवि की अंतर्दृष्टि में साफ साफ झलकने लगता है कि वो आगे जाना चाहता है कि पीछे लौट रहा है। तो असल में ये जो कवि दृष्टि के समझने का मसला है, वह मैंने जैसे कहा कि भक्ति काल में जो कबीर थे, और अभी मैं आगे रविदास की बात करूंगा, क्योंकि रविदास पर मैंने काफ़ी इधर काम किया है, जो कि पुस्तकाकार लॉकडाउन के बाद प्रकाशित होगा। उसमें इन सारे संदर्भों को मैंने दर्ज किया है। और वहाँ भी आप देखेंगे कि ताते पर बहुत जोर है। और ये जो संत कवियों में ताते रहे उदासा, कबीर क्या है, ताते हिंदू रहिए, मैंने जो ताते शब्द है इसलिए पर जो जोर है, यह असल में बहुत ही मूल्यवान है और इसकी बहुत व्याख्या करने की ज़रूरत होती है। तो कवि दृष्टि के निर्माण, जो कबीर की बात मैंने कही, वो यहाँ से बनती है। अब जरा देखें कि रविदास उनके ही समकालीन हैं। वो ताते रही उदासा, ताते मूल गवाई, ये जो पंक्तियाँ हैं उनके कई पदों में आती हैं। अध्ययन करते हुए उनके जो गुरु ग्रंथ साहब में उनके 40 पद संकलित हैं, और सुखदेव सिंह की रैदास वाणी में जो लगभग 180-82 पद संकलित हैं, और विनांत कैलिवाट ने जो पद उनके संकलित किए, इन सबको देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस चीज़ को लेकर के बार बार मैंने संत कवियों में बार बार इस बात को लेकर के आग्रह है कि भाई सफाई देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई एक कवि हो तो कवि की दृष्टि का ही बोध कराते हैं, और कवि के दायित्व का भी बोध कराते हैं, और कवि के उत्तरदायित्व का भी बोध कराते हुए चलते हैं। जैसे रविदास को देखें, अब मेरी बूढ़ी रे माई, ताते चढ़े लोक बढ़ाई, एक जगह ये ताते आता है। दूसरा है मैंने अब मेरी बूढ़ी रे माई, ताते चढ़े लोक बढ़ाई। एक पद में आता है आपन अनत और नहीं मानत, ताते मूल गवाई। अब आपन अनत और नहीं मानत, अद्भुत व्याख्या, अद्भुत पद है ये कि आपन अनत माने अपने को बहुत महान मानते हैं, और नहीं मानत, और दूसरे कुछ नहीं मानते। तो आप देखिए कि जो आपन अनत यानी अपने को बहुत मूल्यवान, बहुत महान, और उसके लिए सारा खटकर्म किए चले जा रहे हैं, और दूसरे को छोटा और हीन बनाने की लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। यह जो बीज वाक्य है, यह जो बीज चेतना है, यह मध्यकालीन कवि की दृष्टि से हमारे तक सीधे आई है। 2020 तक जो कवि
कविताएं लिख रहे हैं वहां तक सीधे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कवि दृष्टि में न केवल कालुषित निज का लोप अपेक्षित है, बल्कि दूसरे की उदात्त भावना की स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। यानी कवि दृष्टि में कालुषित निज के लोप का होना उतना ही अपेक्षित है जितना कि दूसरे की उदात्त भावना की स्वीकार्य चेतना। अगर यह नहीं है तो कोई भी कवि जितना भी लिखे वह कवि तो नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी सुख उसे हासिल हो सकता है। तो इस कारण से जब तक इन रविदास कबीर के इन पदों से जो दृष्टि मिलती है कि जब तक कवि अपने से बाहर के परिवेश को मुक्त हृदय से नहीं देखता या समझने की कोशिश नहीं करता, उसकी दृष्टि उसकी संकीर्णता की हमेशा ही पिछलग्गू बनी रहती है। और दृष्टि को, कवि की दृष्टि को संकीर्णता का पिछलग्गू नहीं रहना चाहिए। अगर संकीर्णता की पिछलग्गू हो गई तो अंततः उसका मुख पीछे की ओर जाएगा और पीछे की ओर जाने वाला कवि या उसकी कविता कभी भी सामाजिक चेतना या वैकल्पिक सामाजिक बोध के निर्माण में कोई भी योगदान दे नहीं सकती। इस कारण से कवि का एक बड़ा दायित्व है कि वह खुद अपनी संकीर्णता ही नहीं, अपनी मत्सरी वृत्ति से भी खुद को मुक्त करे। और यही है, आप देखें कि जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा कि द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समानि वृक्षानि परिसस्व जाते उभय च अन्यो पिप्पलम स्वादयंती अनश्च अन्या अभिचाकसीते। ये भी कवि दृष्टि के लिए बहुत मूल्यवान है कि कवि को यह पता होना चाहिए कि वो कितना खा रहा है, कितना उसे खाना चाहिए। मैं बार बार अपने छात्रों को कक्षाओं में पढ़ाते इस बात को अक्सर उद्धृत करता हूं कि आपको ये बोध होना चाहिए, अगर आप लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, कि कितना आप खा रहे हैं, कितना आप पचा रहे हैं, आपकी सामर्थ्य क्या है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष आपको हमेशा देखते रहना चाहिए। इसी नाते जो कवि होता है, कवि शब्द असल में अब तो कवि आलोचक की बड़ी परंपरा शुरू हुई। हमारे शास्त्रीय जो उपादान थे उसमें कवि को ही सर्वज्ञ माना गया है। और इतना ही नहीं, उपनिषदों से लेकर के शास्त्रीय परंपराओं तक में उसे सर्वज्ञ माना गया है। उसके भीतर, कवि के भीतर ही आलोचक। इतना ही नहीं, उसमें दार्शनिक, इतिहास बोध का जानकार, ज्ञानी, गुणी, सब कुछ। वो एक बड़ा दायित्व था, लेकिन वो एक दौर था जिसमें कि कवि साधना करता था, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाता था, लिखता था, पढ़ता था, लेकिन जब अध्ययन कर लेता था, पूरी परंपरा को आहरित कर लेता था, तब जाकर के उसकी जो अपनी जो विचार सरणियाँ थीं, जब परंपरा की विचार सरणियों से कहीं मेल खाती थीं और अपने लिए एक प्रतिपक्ष चुनता था, वो अपने लिए एक पक्ष चुनता था, परंपरा से जो वैकल्पिक सामाजिक चेतना की निर्माण में सहयोगी होती थी, तब वो कविता के में आता था। और इसी कारण से कविता को, उसकी कविता को जीवन मिलता था। इसी नाते उसमें आख्यान भी होते थे, कथाएं भी होती हैं, इतिहास भी होता है और समकालीन युग बोध तो होता ही है। क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं कि अगर किसी भी कवि में समकालीन युग बोध नहीं है, अपने समय और समाज से वह टकरा नहीं रहा है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह बहुत समय तक जीवित नहीं। आप अलंकार से कविता बना लीजिए, और ये सब के सब हमारे ज्ञान कोश हैं, इनका निषेध हम नहीं कर सकते। और क्योंकि अगर उस जो हमारी उपलब्धि है, हमारी जो ज्ञान की उपलब्धि है, उसका अगर हम निषेध करेंगे तो एक निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं अपनी जड़ों से, अपने मूल से कट जाएंगे। तो ये बातें मैं कुछ आपके सामने जो रखना चाहता था कि ये जो कवि दृष्टि के निर्माण में इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं, इन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अब जैसे कि एक और जगह रविदास लिखते हैं कि उर्मे धरि धरि जब ही बोले तब ही मूल गंवाई। अब जरा इसको देखें,
उर्मे धरि धरि जब ही बोले तब ही मूल गंवाई। और यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उर्मे धरि धरि मैंने आप देखिए कि कुछ जो कवि होते हैं, कुछ लोग होते हैं, खूब कस कस करके खूब दबा दबा के बोलेंगे। दबा दबा के मतलब खूब नाप तोल के बोलेंगे, बड़ी सावधानी से बोलेंगे। अब आप बताइए, कोई कवि बड़ी सावधानी से बोले, बड़े दबा दबा के बोले, बड़े कांख कूक के बोले, तो आप बताइए क्या बोलेगा वो किस चेतना का निर्माण करेगा? तो नाप तोल कर बोलने वाला आदमी चाहे जो कुछ हो जाए, कवि तो नहीं हो सकता। कवि को तो मुखर होना पड़ेगा, तभी उसकी कवि दृष्टि का पता चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वह बुनियादी तौर पर दृष्टि दोष का शिकार होगा। मैं कई ऐसे कवियों को जानता हूं जो जीवन के साथ साथ कविता में भी खूब दबा दबा कर बोलते हैं। असल में ऐसा तभी होता है जब वे कवि न होकर व्यापारी होते हैं। कविता को व्यापारी होने से बचने और बचाने की ज़रूरत है। और जब मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभिधा में बोल रहा हूँ। गिव एंड टेक की चिंता किसी भी कवि को नहीं करनी चाहिए। हालांकि खुद कुंतक के यहाँ कविता को वक्रता व्यापार कहा गया है। लेकिन याद रखिए, कविता अगर कुंतक के यहाँ वक्र व्यापार है तो वह शब्दार्थ के भीतर स्पर्धा धिरोही चारुता भी है। और स्पर्धा धिरोही चारुता हर प्रकार की कमाई धमाई का निषेध करती है। तो ये जो कुछ पृष्ठभूमि थी जो मध्यकाल के दायरे में मैं आपके सामने रखा, कुछ चुने हुए पक्षों पर बात करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि समग्रता में कभी मौका मिलेगा तो एक एक पक्ष पर लंबी बातें हो सकती हैं, घंटों बोला जा सकता है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखें कि जब मैं आधुनिक काल में हिंदी के आधुनिक कविता में उसके कवि दृष्टि के नज़रिए से आगे बढ़ता हूँ तो मैं दो नाम लेना चाहता हूँ। एक गुप्त जी का, यानी मैथिली कृष्ण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती लिखा, और दूसरे महाप्राण महाकवि निराला। और ये दोनों आधुनिक यानी 20वीं सदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आप देखें कि गुप्त जी की कविताओं में तमाम, खास करके भारत भारती में, राष्ट्रीय जागरण की तमाम विशेषताओं के बावजूद भारत भारती एक हिंदू भावुक मन से आगे नहीं बढ़ पाती। 3 भागों में बटी होने के बावजूद भी वह अतीत खंड में ही उलझी रहती है, यद्यपि उसमें भविष्य खंड भी मौजूद है। लेकिन भविष्य खंड में भविष्य की कोई भी योजना उस पुस्तक में दिखाई नहीं देती, क्योंकि पूरी तरह से एक भावुकता के, एक रोमानी किस्म के लगाव में वह पुस्तक लिखी जाती है। यद्यपि अपने ज़माने की बहुपठित किताब है, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, बहुत पढ़ी गई है, लेकिन जो तथ्य हैं वो ये हैं। लेकिन आप देखिए वहीं निराला की, आगे चलकर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, तो वहाँ देखिए आधुनिकता के दायरे में आगे की बात करते हैं। राम के संशय को स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। अभी जो संशय है, और संशयात्मा नाम से हमारे बनारस के बड़े ही मशहूर कवि आदरणीय ज्ञानेंद्र पति का एक बड़ा संग्रह है। तो जो आधुनिकता आई, आधुनिकता बगैर संशय के संभव नहीं है। और निराला की जो कविता में जो संशय है वह उनको आधुनिक बनाता है। राम वहाँ पर देवता नहीं रहते, राम एक व्यक्ति की तरह, एक चिंतनशील प्राणी की तरह, चिंतनशील मनुष्य की तरह सोचते हैं। आगे बढ़िए, प्रसाद के कामायनी में आइए। प्रसाद की कामायनी महाकाव्य है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि वह अपने अतीत के अतीतत्व को छोड़ नहीं पाती। लेकिन वहीं पर देखिए मुक्तिबोध की अंधेरे में जो लंबी कविता है उसमें भविष्य की गहरी चिंताएं मौजूद रहती हैं। ये जो गहरी चिंताएं मौजूद रहती हैं ये असल में क्यों हैं, कहना चाहता हूँ यही कवि दृष्टि का फर्क है। और कवि दृष्टि के फर्क को समझाने के लिए ही मैं आपके सामने यह बातें मैंने रखी हैं। अब यहाँ मैं कहना चाहता हूँ
कि अतीत की स्मृति बुरी नहीं होती, लेकिन उसकी बार बार की याद आपको बहुत कमज़ोर करती है। इसे आप आजकल जो छंद को लेकर के बहुत सारी बहसें हुई हैं, उस पर मैंने लंबा डिबेट भी किया है, लिखा भी है, और बहुत सारी इस पर बातें मैंने भी कुछ सोशल मीडिया पर डाला है, वो वहाँ पर है। लेकिन अगर आप कहें कि भाई इस अतीत की स्मृति बुरी नहीं होती, उसकी बार बार की याद, तो जो लोग छंद के पैमाने, छंद के मीटर, छंद की पुरानी चीज़ों की, आप जानते हैं कि छंद शास्त्र स्वयं में एक शास्त्र है, स्वतंत्र शास्त्र है, स्वतंत्र ज्ञान का शास्त्र है। वो हमारे पूर्वजों ने बहुत मन से रचा है, लेकिन बार बार छंद प्रभाकर के को बहाना बना करके उसके मीटर के वार्णिक है, मात्रिक है, इसको लेकर के उसको लेकर के उसमें उलझे रहेंगे तो 2020 की त्रासदी का चित्रण कैसे कर पाएंगे? कैसे आने वाले युगों को समझने की कोशिश कर पाएंगे? कैसे नई बात दे पाएंगे? क्योंकि दुनिया उन छंदों से, उन अलंकारों से, उन रसों से बहुत आगे आ चुकी है, और आपको इस आगे पर अब सोचने की ज़रूरत है। इसी नाते मैं बार बार कहता हूँ प्रसंग में कि छंद का पुनर्जन्म उसकी वापसी में नहीं है, उसके रूपांतरण में है। तो आप कितना रूपांतरण कर पाते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन उसके रूपांतरण के लिए भी उसके ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जो बिना पढ़े बहस करते हैं, जिन्होंने अपने इन ग्रंथों के तरफ जिनका रुझान नहीं है, वो जब खारिज करते हैं, उनका खारिज करना अलग बात है, लेकिन आप उसको समझते हुए जो कि निराला ने समझा था, अगर उस दायरे में बात करते हैं तो निश्चित रूप से स्वीकार्य है, और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आगे की बातें कर सकते हैं, हम पीछे की तरफ लौट नहीं सकते। तो ये जो मुक्तिबोध तक मैंने भामा से लेकर के मुक्तिबोध तक की जो कुछ बातें आपके सामने की हैं, तो अभी तक आपने देखा कि मैं अपने जो कुछ पुरखे कवियों के बहाने, जो हमारे पूर्वज कवि हैं, लेकिन आप कहेंगे कि भाई सोशल मीडिया पर हम लोग लाइव हैं, हमारे बहुत सारे मित्र, छात्र, शिष्य, शुभचिंतक, बहुत सारे परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो बात ये नहीं बनेगी कि साहब आप पुरानी बातों को कह करके और आप पुरखे कवियों का उद्धरण दे करके आप काम चला दें। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि भामह से लेकर के 2020 तक के कवियों की भी मैं चर्चा करूंगा। कुछ जाहिर सी बात, वो सिलेक्टेड फ्यू होंगे जो इधर मैंने कविताएं पढ़ी, और अब सारी कविताएं 2020 की हैं, 2020 की लिखी कविताएं हैं, जिनका मैं अब आपके सामने जिक्र करूंगा। इसमें जैसे कि आप देखें कि इसमें अपने अग्रज कवियों में 2 अग्रज कवियों का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा। एक तो खैर वरिष्ठ हैं और 90 के दशक के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं मदन कश्यप। दूसरे हैं उम्र में वरिष्ठ हैं, कविता संकलनों का बाद वो हैं सुभाष राय। सुभाष राय ने मुझे इन दिनों सोशल मीडिया पर जो उनकी कविता, उनका संग्रह भी आया, संग्रह मैंने पढ़ा है, उस पर कुछ मैंने बातचीत भी की है। लेकिन सुभाष राय इधर जो कविताएं लिखा उन्होंने, पहले से मुझे बहुत अपील और आकर्षित करते हैं, तो आप देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं मदन कश्यप जो वरिष्ठ हैं और जिसको के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, उस पर मैंने कहीं बोला भी है कि आज़ाद भारत में, यानी आज़ादी के बाद जो कविता के आंदोलन हुए, कविता का जो 2 दशक चले, अगर दशकों को लेकर के हम बात करें तो जो 90 का दशक है वो सबसे मूल्यवान दशक है, और जितने सक्रिय कवि आज 90 के दशक में मौजूद हैं, उतने सक्रिय कवि किसी दशक में नहीं हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी विश्वसनीयता से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसी दशक में 2 पीढ़ियाँ एक साथ सक्रिय हैं, और कम से कम दर्जन भर कवि 90 के दशक के आज भी बहुत सक्रिय हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि कविता लिखना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। बहुत सारे लोग शुरुआती दौर में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कुछ के बहुत संग्रह भी आए, लेकिन काल प्रवाह में वह अपने को बनाए नहीं रख सके। इसलिए कवि होने के लिए, कविता में बने रहने के लिए संवेदना की विविधता के साथ साथ निरंतरता और प्रवाहमयता का होना भी जरूरी है। अगर बार बार कोई कवि महानता के दायरे में महानता का इंतजार कर रहा है कि महान पंक्तियां आएंगी तब मैं कविता दूंगा,
तो ये एक मुग़ालता है, क्योंकि महानता केवल एक भ्रम है। आप लिखते रहेंगे, लिखते लिखते कुछ महान पंक्तियाँ आ जाएंगी, कुछ बेहतरीन पंक्तियाँ आ जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ लिख लिख के कूड़ा कचरा लिखते रहिए, लेकिन निरंतरता और संवेदनात्मक जो विविधता है, एक बहुलतावादी दृष्टिकोण के साथ अगर कोई कवि सक्रिय है लगातार, तो निश्चित रूप से वह कहीं न कहीं समाज को अपनी कविता के माध्यम से योगदान देता है, और वो बहुत मूल्यवान योगदान देता है। विरोध, समर्थन, बहसें, बनाम, ये सब हर युग में होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसे आप नकार नहीं सकते, क्योंकि जो बौद्धिक दुनिया है वो एक ईमानदार दुनिया है। ईमानदार दुनिया इस कारण से है कि जैसा भीतर उसके रहता वैसा बाहर बोल देती है। वो छुपाती नहीं, उसका गुस्सा, उसका प्रेम, उसकी नफरत, उसका समर्पण, सब कुछ उसका दिखता है। इसी नाते वह खुली दुनिया है। तो खुली दुनिया में बहसें होंगी, संवाद की गुंजाइशें होंगी, मनमुटाव भी होगा, अवचेतन और चेतन के परस्पर संघर्ष में तमाम तरह की कुटिलताएं भी व्यक्त होंगी, जटिलताएं भी व्यक्त होंगी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा आपका जो लिखा हुआ है, जो रचनात्मक धरोहर, रचनात्मकता है, वही हमारे मूल्यांकन का, युग के मूल्यांकन का आधार बनेगी। खैर, तो मैं मदन कश्यप की कविता की बार बार की बात कर रहा था। मैं नहीं जानता कि मदन कश्यप ने कुछ इस कोरोना पीरियड में कुछ लिखा कि नहीं लिखा, कि उनका कुछ मुझे अभी तक तो पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन बिल्कुल जिन दिनों में रविदास पर काम कर रहा था, मैंने मार्च में मैंने बिल्कुल आरंभिक मैंने मार्च शुरू कर दिया था, और मार्च के आखिर में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही मुझे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उनकी 3 पंक्तियों की कविता मुझे मिली थी। और उस कविता को मैं बहुत ही मूल्यवान, कम से कम अपनी कवि दृष्टि के लिए बहुत मूल्यवान मानता हूँ। और वो भी इस कारण से कि जब मैं रविदास पर काम कर रहा था, तो उस पर जो बातें आएंगी उस पर कभी फिर अलग से स्वतंत्र में बात करूंगा, यहाँ उसका अवसर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने देखा कि बहुत सारी जो परंपराएं रहीं, बनारस में रविदास थे, बनारस से बहुत उपेक्षित रहे रविदास, लंबे समय तक रविदास को यहाँ कोई महत्व नहीं दिया। पंजाब के लोग आए, उनको महत्व दिया, तब जाकर रविदास को 1950 के बाद, बल्कि 65 के बाद रविदास के यहाँ पर शील गोवर्धन में उनका मंदिर बनाया गया, लोग आए। और फिर मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जिस समय आप सबसे संवाद कर रहा हूँ, मेरे ठीक पड़ोस में रविदास का वह प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ से उनका पद, उनका भक्ति का मय पद गूंज रहा है, नाम तेरो आरती भजन मुरारे। खैर, तो एक वहाँ पर क्या मैं इस बात को समझने की कोशिश किया कि आखिरकार ये जो संत कवि हैं, ये निर्गुण क्यों हो गए? क्यों इनको ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा? क्या केवल इस कारण से कि नाथों सिद्धों से परंपरा आई, या रविदास के भीतर के लिए बात आई कि साहब कबीर साथ थे तो निर्गुण थे, या कबीर के सामने जो सिद्धों की परंपरा थी उसके भीतर से कुछ हो रहा था? क्या उस समय की महामारी से इसका कोई रिश्ता बनता है क्या? उस समय की सामाजिक त्रासदी से कोई रिश्ता बनता है क्या? क्यों? क्योंकि मैं खुद इस बात को महसूस करने लगा था कि जब लॉकडाउन हुआ और एक कोरोना के पीरियड में हम सब घरों में कैद हो गए, हमारे स्पर्श तक एक तरह के वर्जित हो गए, घर में एक दूसरे को का स्पर्श भी वर्जित हो गया, इतना भय लगता था, बाहर निकलते थे तो बहुत डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना पकड़ ले। और कई बार ऐसा होता था कि हम लोग बाहर जाते लगता कोरोना हमारे लिए जैसे बना है, इतना डर लगा हुआ था आरंभिक समय में। डर तो आज भी है, सावधानी तो आज भी है। तो उसमें ये लगता था कि भाई अगर ईश्वर है और जिसको इतनी उपासना, इतनी पूजा, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर क्या एक छोटे से, एक सामान्य बोध की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगता था कि भाई जब ईश्वर इतना बड़ा है, इतनी सारी महिमा मंडन है, हम लोग करते हैं, सब कुछ है, अवतारी पुरुष हैं, सब कुछ है, तो आखिरकार ये क्यों नहीं इस कोरोना जैसी महामारी को, इतना वैश्विक महामारी का आधार क्या है? ये हो सकता है ये मेरे किशोर मन की अभिव्यक्ति हो, ये हो सकता है, लेकिन ये है। और मैं आज भी सोचता हूँ कि आखिरकार जब मनुष्य की मुक्ति की बात आई, सब तो मुक्ति होती रही, लेकिन जब मनुष्य की मुक्ति की बात आई, मनुष्य को मुक्त करने की बात आई, तमाम संत्रास से, विसंगतियों से, तमाम रोगों से, तो सारे के सारे देवता क्वारंटीन हो गए। हम मनुष्यों से ज़्यादा क्वारंटीन हो गए और उनको ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल होने लगा। हम लोग सैनिटाइजर बाद में मिला, वो सब के सब ढक दिए गए। आखिर ये कैसे हुआ?
एक कवि के नाते, एक लेखक के नाते मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो निस्वरता इन्हीं दबावों के बीच विकसित होती है। और निश्चित रूप से कई जगह इस दौर में मेरी आस्थाओं को भी चोट पहुंची है। तो मैंने महसूस किया कि आखिरकार जब 20वीं सदी 21वीं सदी में मैं हूँ और ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो 15वीं शताब्दी में जो महामारियाँ आई, क्या इन कवियों ने इस बात को नहीं सोचा होगा, क्या नहीं देखा होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन महामारियों से संत कवियों का कोई रिश्ता बनता है? उस पर मैंने काम किया, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिसको मैं यहाँ पर इसके आगे नहीं बता सकता, उन बातों को नहीं रख सकता। लेकिन ये मैंने महसूस किया कि बहुत सारी परंपरा के भीतर से उनके समय की जो त्रासदी थी, उससे भी कहीं न कहीं वह निरीश्वर होते गए होंगे। और ये उसके अपने तर्क हैं, उसके कुछ लॉजिक है, जिसको कि बाद में कभी वो हम उस पर बात करेंगे। तो जब मैं ये जब मेरा ये भावबोध बन रहा था और जब मैं ऐसा सोच रहा था, तब मुझे मदन जी की एक कविता नजर आई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और वो 500 जो गैप था 500 वर्ष का, जो मैं खुद कविताएं लिखता हूँ, लेकिन कविता में इस बात को रख नहीं पा रहा था, या कि जितनी कविताएं लिखी उसमें ये बातें आ नहीं पा रही थी। तब मुझे मदन जी की एक कविता मिली, एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था, जिसमें ईश्वरत्व की अनुभूति होती थी। कोरोना ने मुझे लेकिन निरीश्वर बना दिया। ये कोई किसी बंधन की महान कविता नहीं है, लेकिन जो मैसेज है वो बहुत महान है। कम से कम इस अर्थ में कि जाने अनजाने इस कवि ने, मदन कश्यप नामक कवि ने, इन्होंने उस स्वर को हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि यह निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि अगर कबीर और रैदास की पीड़ा थी, वहाँ से लेकर के मेरी पीड़ा, तो निश्चित रूप से मदन कश्यप के कवि की पीड़ा थी, और न जाने कितने कवियों की ये पीड़ा रही होगी। अभी जो निरीश्वरता की अनुभूति जो आज के समय में हुई है, ये जो है 500 शब्दों की जो कवि दृष्टि है, उस गैप को पाट देती है। मैंने गैप इस अर्थ में उसकी निरंतरता को बनाए रहती है और कहीं फांक नहीं आने देती। यानी कविता की एक धारा है, कवि की एक जो दृष्टि है, वो जाने अनजाने उसकी अग्रगामी जो दृष्टि है, जो मूल्य बोध का और चेतना का निर्माण करती है, वह लगातार बनी हुई है। और ये हमारे समय में कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सुभाष राय जी उम्र में मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन बहुत शानदार कविताएं उन्होंने लिखी हैं। और इतना दृष्टि संपन्न कवि और इतना शालीन कवि बहुत कम होते हैं, जिनमें कि कोई छतफाड़ अंगद कूद नहीं होती। तमाम नए कवियों में छतफाड़ अंगद कूद दिखाई देती है, कभी कभी कई वरिष्ठों में भी दिखाई देती है, बड़ी अधीरता, बड़ी अंगद कूद। लेकिन इतनी शालीनता से अपनी कविताएं लिखते हैं, और उस कविताओं के भीतर से जो कवि दृष्टि झांकती है, इनकी जो वैकल्पिक सामाजिक चेतना की निर्मित करती हुई दिखाई देती है, वो निश्चित रूप से इस लॉकडाउन में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और मैं कह सकता हूँ कि लॉकडाउन ने सुभाष राय नामक कवि को मेरे लिए अनलॉक किया है। उनकी एक कविता है सड़क पर। जो सड़क पर होंगे वे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे कि सड़क एक संभावना है। वे समझ जाएंगे कि जैसे सड़कें तमाम मुश्किलें पार करती चली जाती हैं गांव तक, बिल्कुल वैसे ही जा सकती है संसद तक। अब जरा देखिए इस कविता में, जैसे सड़कें तमाम मुश्किलें पार करती चली जाती हैं गांव तक, मजदूर लौट रहे हैं उन सड़कों से। ये कोरोना काल की त्रासदी है, ये कोई पुरानी कविता नहीं, बिल्कुल ताज़ा कविता है, टटकी कविता है। मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन कवि की दृष्टि उनके लौटने से ज़्यादा उनकी संसद की तरफ बढ़ती हुई है। यानी उस पीड़ा को संघर्ष में बदलने की जिस तरह से इस कवि ने कोशिश की है, ऐसे तमाम कवियों ने की होगी, करते ही कवि का दायित्व तो ये है, कोई नई बात नहीं। लेकिन इस कवि ने जैसे किया, सामान्य जो मैं बार बार कहता हूं कि कई लोग वाक्य को कविता बनाने के लिए आमादा हैं, और वाक्य को कविता बनाने वाले लोगों को मैं उद्धत कवि कहता हूं, क्योंकि वाक्य
जब 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 विश्वनाथ कविराज ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखा था साहित्य दर्पण में, तो वाक्य को भी परिभाषित किया था। आकांक्षा, अन्वित और आसक्ति होनी चाहिए। केवल वाक्य संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से नहीं बनता। इसलिए जो लोग भी वाक्य को कविता बनाने पर आमादा हैं, उन्हें उसकी आकांक्षा से, अन्वित से को समझना होगा, तब जाकर कविता बनेगी। सुभाष राय की जो ऐसी पंक्तियां हैं, इस कारण से मुझे याद है कि इस वाक्य के भीतर की जो स्पर्धा धिरोही चारुता है, उसके साथ साथ जो संदेश है, जो वक्रतागत औचित्य है, उसके भीतर से ये कविता आगे की है। लौटती कविता में आगे की बात करने की जो संकल्प चेतना है, वह निश्चित रूप से बहुत ही इनकी नवोन्मेषी दृष्टि का पता देती है। इसी तरह बहुत युवा कवित्री हैं रश्मि भारद्वाज। उनका एक संग्रह है जो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, मैंने मेरी माँ को जन्म दिया है। कविता में लगातार सक्रिय हैं और बिल्कुल नई हैं और खूब लिख रही हैं। एक संवाद भी उनके साथ सोशल मीडिया पर हो चुका है, जूम पर, और वो मेरा पहला लाइव था, ये मेरा दूसरा लाइव है। तो उसमें मैंने उनकी वो कविता चंद्रिका स्थान सुनी थी। मैं तभी मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगी थी। मैं उस कविता का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, खासकर पर्यावरण के संदर्भ में। जब वो बार बार कहती हैं कि उस कविता में कहती हैं कि वृक्ष की जगह मंदिर उग आने से वो आहत हैं। चंद्रिका स्थान नाम की कविता है, वो कविता लंबी है, उसका मैं यहाँ पर उसको पढ़ नहीं सकता मैं। तो जब उस कविता को ये पढ़ती हैं या कि उस कविता में ये लिखती हैं कि वृक्ष की जगह मंदिर उगाया है, तो मंदिर तो एक स्थिति है, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर खूब बने हैं, लेकिन पेड़ की जगह मंदिर का उग आना मैं नहीं समझता कि कोई भविष्योन्मुखी दृष्टि है। कहीं न कहीं वह हमारे समय की प्रतिगामिता को ही बल देती है। कवि की दृष्टि उस प्रतिगामिता के खिलाफ जाती है। इसी तरह युवा कवि हैं, बिल्कुल यूतम पीढ़ी के बिल्कुल नए कवि हैं अमरजीत राम। बनारस के पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है कि वो मेरे छात्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। और मैं बार बार मजाक में कहता हूं उनसे कि लॉकडाउन में सबसे अधिक तुम ही अनलॉक हुए हो मेरे लिए, क्योंकि जितनी मेरे ख्याल से 30-35 कविताएं उन्होंने लिखी होंगी, और जैसे सरस्वती उन पर काव्य पुरुष, सरस्वती उनके भीतर के काव्य पुरुष को आंदोलित करती हैं। एक से कविताएं उन्होंने लिखी। उनकी कुछ कविताएं अभी मैंने पहली बार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण युवा कवि हैं संतोष चतुर्वेदी, इलाहाबाद में रहते हैं, इतिहास के शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक नहीं हैं। वो एक पहली बार नाम का ब्लॉग चलाते हैं। मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था तो मेरे जूनियर थे, और जूनियर नहीं थे बल्कि जहाँ मैं रहता था और मेरे पड़ोसी भी थे। हुए बीच में संवाद बहुत कम रहा, मैं बनारस आ गया, वो इलाहाबाद रह गए। तो उन्होंने एक ब्लॉग पहली बार, वो मेरे ख्याल से बहुत दिन से चला, 10 साल तो हो ही गया होगा। तो उस ब्लॉग पर मैंने अमरजीत की एक कविता कुछ दिन पहले पढ़ी, मुसहर स्त्रियां। अब ये कविता इतनी मार्मिक है, मार्मिक ही नहीं है, उनके कवि दृष्टि का पता देती है। बहुत मार्मिक कविता है। वो एक जगह उस कविता का हिस्सा है, सर्प बिच्छू से बचकर जमीन की तपिश से हटाती हैं मुस्किल, निकालती हैं गेहूं की सुनहली बालियां एक वक्त की रोटी के लिए। ये मुसहर स्त्रियां हैं। मुसहर स्त्रियों की त्रासदी को, उनकी पीड़ा को हम सब जानते हैं। और पूर्वांचल में मुसहर के कई परिवार हैं जो इस लॉकडाउन में भूखे थे, और सरकार ने कई की मदद की, कई की मदद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की। इन मुसहर स्त्रियों को मैंने खुद भी अपने बचपन में देखा है। इस कविता को पढ़ते हुए मेरा बचपन याद आता है, वो त्रासदी याद आती है। और इसमें देखिए, सर्प बिच्छू से बचकर, ये मैंने एक तो अभिधा में है, लेकिन सर्प बिच्छू माने सामंत, जो सामंत की जो वर्चस्व है, जो भय है, जो उनका आक्रोश है,
उस सर्प बिच्छू से बचने की जो बात करते, सर्प बिच्छू से बचकर जमीन की तपिश से हटाती है मुस्कैल। अभी जो मुस्कैल है, अगर इसके मुस्काने से के विरोध में इसको लीजिए तो मुस्कैल शब्द की व्यंजना बड़ी मारक है। हटाती है मुस्कैल माने मूस जिसमें रहते हैं, मूस जो चूहे होते हैं उसमें अन्न लेके चले जाते हैं और उन अन्न को ये मुसहर स्त्रियां बीनती हैं, निकालती हैं गेहूं की सुनहली बालियां। जीवन देखिए, केवल बालियां नहीं, एक कवि चाहता तो केवल बालियां लिख सकता था, सुनहली बालियां एक वक्त की रोटी के लिए। लॉकडाउन में जब लाखों मजदूरों का पलायन गांव की तरफ हो रहा था तो रोटी को लेकर के जो पीड़ा थी उसको हम सबने देखा है। और लोई से रोटी बनने की जो प्रक्रिया थी उसको भी हमने देखा है, उसकी पीड़ा को भी हमने देखा है। इस कवि ने सोचिए कि किस तरह से उस मुसहर स्त्रियों के माध्यम से इस लोई से रोटी बनने की प्रक्रिया, सुनहली बालियों से रोटी बनने की प्रक्रिया को दर्ज किया है। ये कवि की दृष्टि होती है और ये कोई पुराना कवि नहीं, बिल्कुल युवा ताज़ा 2020 के अभी जून और मई का कवि लिख रहा है। तो इस कारण से इन चीज़ों का जिक्र मैंने आपके सामने किया। इसी तरह से एक इनसे थोड़े से सीनियर हैं चंडीगढ़ के अनिल पांडे, बहुत ही ऊर्जावान कवि हैं, वे काफ़ी उत्साही युवा हैं और मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि आप गद्य पद्य में समाध्यस्थ हैं। जितना शानदार गद्य लिखते हैं उतने शानदार पद्य भी लिखते हैं। उनके 2 संग्रह भी हैं, अब लोग नहीं रोएंगे इधर कई दिनों से। खैर, इनकी एक कविता है अनिल पांडे की, जो लवली विश्वविद्यालय जालंधर में पढ़ाते हैं, वे हिंदी के शिक्षक हैं वे, और उनकी कविता एक खेल है। उस खेल कविता को मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा। उस खेल कविता में आप देखेंगे कि जो दृष्टि संपन्नता है, जो कवि की दृष्टि है, वो बड़ी मारक दृष्टि है। बिल्कुल एकदम वैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ जो भी बातें कह रहा हूँ बहुत खुल करके कि मैं ऊर्ध्वमुखता यानी कवि में आगे की, जिस कवि में सोच दिखती है भाषा के भीतर, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और इसके साथ साथ उसके पास अतीत का संस्कार भी हो, अगर वो दिख जाए तो ज़बरदस्त है। मैंने ऐसा न लगे कि भाई केवल वो पंक्तियाँ केवल यूं ही आ गई, लगे कि नहीं वो एक बड़ी परंपरा के भीतर से बोल रहा है लेकिन नई बात बोल रहा है। तो उसमें जो एक दृष्टि है कि तो इसमें आप देखेंगे कि तमाम जो कवियों में हर युग में ससीम से असीम की जो उछल कूद दिखाई देती है, इस कवि में वह ससीम से असीम की उछल कूद नहीं है, ससीम से ससीम की यात्रा है। असीम के लिए, अनंत के लिए कोई जगह यहाँ पर है ही नहीं। और दृष्टि यह है कि वो भी लॉकडाउन का है। एक माँ है जो मर चुकी है एक रेलवे स्टेशन पर, बच्चा है उस माँ के कपड़े से खेल रहा है, बच्चे को नहीं मालूम है कि माँ उसकी मर चुकी है। मैं आपको खुद निजी अनुभव में शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस दृश्य को कविता में नहीं बांध पाया, जबकि कई ऐसे दृश्य हैं जिस पर मैंने कविताएं लिखी हैं, खास करके जो बच्चा कविता जिसमें कि अटैची पर माँ बच्चा खींच रही है, वो पशु की जगह जो जुआ के अपने कंधे पर लाद करके एक आदमी गाड़ी खींच रहा है, जो मिक्सर में जो बंद होकर के मजदूर जा रहे हैं, उनकी सारी पीड़ाओं को मैंने देखा। ये पीड़ा भी मुझे बहुत पीड़ित की थी और बार बार उस दृश्य को देख करके मेरी आंखें भीग जाती थीं, लेकिन मैं आज तक उस पर एक पंक्ति भी लिख नहीं पाया कि कैसे बच्चे और सौ के बीच में वो कनेक्शन कैसे बनाऊं, उस दृश्य को कैसे बांधूं। कम से कम आज तक तो संभव नहीं। जब ये कविता मुझे मिली और कईयों ने भी लिखी होगी, मैं नहीं उनको मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ये कविता मिली तो निश्चित रूप से मुझे लगा कि इस कविता की चर्चा होनी चाहिए। तो जो खेल कविता देखें, देख रहा हूँ और न ही देख पाने की शक्ति है, बस सोच रहा हूँ कि एक तरफ बच्चा खेल रहा है माँ की चादर से, तो दूसरी तरफ कुछ लोग रोटी के खेल में मशगूल हैं। यहाँ भी देखिए वही जो रोटी की जो पीड़ा है, रोटी का जो खेल है। सरकार जो लगातार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, सरकार की आत्मनिर्भरता एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसे रोटी के संघर्ष को भी देखना होगा, उसे समझना होगा कि आखिरकार यह कौन सी स्थिति है जिसमें एक बच्चा
रोटी से नहीं अपनी माँ के शव से खेल रहा है और उसे नहीं पता उसकी माँ मर चुकी है। तो इस पर बहुत सारे लोग लिखे होंगे, दृश्य ऐसा था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मन है, जो कवि की दृष्टि है, वो पता देती है। और ख़ास करके यह बात, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने लिए भी नई जो युवा शक्ति है जब कविताएं लिखती है वो नई संवेदना के साथ आती है, तो मैं उसे बड़े महत्व के साथ और बड़े आदर और स्नेह के साथ देखने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या लिख रही है, क्या किस दिशा में लिखने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में एक और कवि का जिक्र करना चाहता हूँ, कुमार मंगलम है। बनारस से गए हैं, आजकल दिल्ली में हो चुके हैं। मन से बनारसी हैं लेकिन शरारतें उनकी दिल्ली वाली हैं। और मेरे शिष्य रहे हैं, इसलिए मैं इतना मजाक में कर सकता हूँ उनसे। तो आदतें लेकिन अभी मन से बनारसी हैं, लेकिन आदतें उनकी दिल्ली वाली हो गई हैं। अभी उनकी कविता मैंने कल ही शायद अनुनाद पर मैंने पढ़ी, वो भी ब्लॉग पर उनकी कविता पढ़ी, जिसमें उनकी कविता है कर्मनाशा। अब ये जो कर्मनाशा को हम लोग अक्सर सुनते रहे, अक्सर इन चीज़ों को देखते रहे कि कर्मनाशा में उसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है, आदमी पाप का भागी होता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो नदी की लांछना के विरुद्ध जो कविता है वह कवि की आधुनिक दृष्टि का पता देती है। और खासकर बिल्कुल युवतम पीढ़ी का एक कवि है जो मनुष्यों के विरुद्ध इसे देवताओं का षड्यंत्र मानता है, और मनुष्यों के विरुद्ध देवताओं का जो यह जो षड्यंत्र है, ये जो षड्यंत्र है यह बहुत ही रोचक है। और इसी षड्यंत्र के दायरे में लंबी परंपरा, इस षड्यंत्र की एक लंबी परंपरा है। अब सवाल यह है कि कवि अपनी दृष्टि में षड्यंत्र के साथ होगा या षड्यंत्र के खिलाफ होगा। तो निश्चित रूप से इस कवि की जो इसका जो अपीलिंग पोटेंशियल है, जो इसकी शक्ति है, इसकी जो काव्य शक्ति है, मुझे यह देख करके या ऐसे किसी कवि को देख के अच्छा लगता है कि वह उस षड्यंत्र के खिलाफ है जिसको आधार बना करके लंबे समय तक षड्यंत्र किया गया। और इसी कारण से जब कवि को कहा गया कि अपारे काव्य संसारे कविरेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते, तो निश्चित रूप से अपने विश्व को बदलने की जो कामना उसकी है, वो बदलने की बात जो मैंने आरंभ में कही थी कि वह इसी फूले हुए षड्यंत्र नामक गुब्बारे में पिन चुहाने का कार्य करता है। कवि की बुनियादी जो भूमिका होती है कवि दृष्टि की, वह इस तरह के षड्यंत्र के, इस तरह के पाखंड के, इस तरह की जो अनियंत्रित स्थितियों के फूले हुए गुब्बारे हैं उसमें पिन चुहाने की काम करती है कविता। और यह कविता की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कविता से हर सत्ता डरती है। आप इस पर मत जाइए कविता के पाठक हैं कि नहीं ये कविता कम पढ़ी जाती नहीं जाती है। अगर एक भी कविता सत्ता की आंख में आंख डाल करके उसे सत्य को निर्देशित करती है तो वह कहीं न कहीं सामाजिक संस्कृति में अनिवार्यतः दर्ज हो रही है। और इस बात को समझने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि आज मैं, संकल्प देखिए, आज मैं इस नदी को साप मुक्त करता हूँ। लंबी कविता, उसको पढ़ने का समय नहीं है। आज मैं इस नदी को साप मुक्त करता हूँ। तो आप देखें कि अंत में मैं बस 5 मिनट और आपका समय लूँगा मैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और मुझे लगता है कि कविता पाठ का समय नहीं रहेगा। बातचीत हो गई है, कविता पाठ फिर कभी करेंगे, क्योंकि लगभग 1.25 घंटा हो चुका है। 5 मिनट ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और मुझे सर्वेश जी अगर सुन रहे होंगे तो क्षमा करेंगे, क्योंकि कविता पढ़ूंगा तो लंबा समय चला जाएगा। इसलिए मैं आखिर में कुछ पूरक टिप्पणियां करके अपनी बात समाप्त करूंगा, सिर्फ 5 मिनट और। तो ये जो मैं कह रहा था कि इतनी सारी जो बातें कवि दृष्टि की हुई, उसमें एक कवि बिल्कुल नए कवि हैं, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन इनकी कविताएं इधर मैंने सोशल मीडिया पढ़ी हैं। गौरव भारती हैं। उनकी एक कविता मैंने अभी कुछ में पढ़ी, बीच सफ़र में, गौरव भारती की कविता है। अब इसमें कवि
खुद को अतीत से मुक्त करते हुए आगे की यात्रा की बात करता है। और मुझे बिल्कुल मेरे ख्याल से एकदम नए ही होंगे ये, क्योंकि इसके पहले में इनका कुछ पढ़ा नहीं था मैं। तो अतीत से मुक्त करते हुए आगे बढ़ने की यात्रा की जो बात करते हैं, और खास करके इस आगे बढ़ने में एक संशय भी है, यानी कभी बार बार टटोलने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि अचानक देखिए, अगर कोई कभी कहे कि हम इसको आकाश से तारे तोड़ना है, ये कर ही देंगे, वो इतना जल्दी होना नहीं है। कभी में संशय भी बना रहना चाहिए, और तभी संघर्ष को प्रामाणिकता प्राप्त होती है। उसमें थोड़ा सा संशय बरकरार रहे। ये कविता उस संशय, मैंने खुद को टटोलने की बात करते हैं और खुद को पा करके खुशी जाहिर करते हैं। अब आप बताइए, इस महामारी में आप देखें कि जिस तरह से लोग परेशान रहे, उसमें खुद को टटोलते हुए खुद को पाने की कोशिश करना एक युवक के लिए जो बिल्कुल नया है, जिसके पास कोई भविष्य अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, वो कितनी बड़ी बात है। और उसको कैसे, मैंने कुल मिला कि एक तरह का, जो मैं बार बार कहता हूँ कि दवाएं ही हमारी प्रतिरोधी क्षमता का कारण नहीं बनती, दवाएं ही हमारी प्रतिरोधी क्षमता का विकास नहीं करती। इस तरह का साहित्य, इस तरह की कविता भी हमारी प्रतिरोधी क्षमता का विकास करती है। और ये मैं फिर आप सबसे कहना चाहता हूँ पूरी विनम्रता से कि समाज के प्रति जितनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह काव्य ने किया, कविता ने किया है इस लॉकडाउन में, उसे आप साहित्य भी कह सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक कविता ने उसका निर्वाह किया है, वह हमारे लिए एक खुश होने का कारण बनता है। आलोचनाएं कर सकते हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या है क्या नहीं, और आप सोशल मीडिया आप सब जानते, सब जुड़े में खूब चल रहा है। खराब कविताएं, अच्छी कविताएं, ये कविताएं, वो कविताएं, बेमतलब कवियों के बारे में एक दौर में एक सज्जन ने कहा कि मैंने तो अपने ब्लॉग पर कविता पोस्ट करना बंद कर दिया। अब यहाँ अवसर नहीं उस टिप्पणी करने का कि पोस्ट करें ना करें, लेकिन कविता तब भी लिखी गई और लोगों ने, और आगे भी लिखी जाती रहेगी। साहित्य की समग्र विधाओं में सबसे दुदकारने जाने वाली विधा अगर कोई रही है तो कविता रही है, और आज नहीं है, यह पहले भी थी। तुलसी निराला कबीर के ज़माने, तुलसी कबीर और रविदास के ज़माने में भी थी और छायावाद में भी थी। यूं ही गुस्से में निराला नहीं थे, यूं ही निराला गुस्से में जो है कॉलेज का बचुआ नाम की कविता रामचंद्र शुक्ल पर नहीं लिखा था, और उसका समय कभी संस्मरण सुनाऊंगा। बहुत गुस्से में थे क्योंकि शुक्ल जी को निराला की कविता समझ में नहीं आ रही थी। निराला जिस ऊंचाई से बोल रहे थे, शुक्ल जी वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, और दोनों महान हैं। तो ये सब चीज़ें उसी में कॉलेज का बचुआ नाम की कविता दर्ज किया है उन्होंने, जिसमें बहुत लोग जानते होंगे, और खासकर नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, तो उनके आगे कभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो खैर, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं, तो मैं कह रहा था कि जो गौरव भारती की कविता है मैं पढ़ देता हूँ। छोटी कविता है। ठहर कर रिहा करता हूँ खुद को कल से, ठहर कर रिहा करता हूँ खुद को कल से, ठहर कर तय करता हूँ अगला पड़ाव, ठहर कर देखता हूँ भागती हुई भीड़ को और नजरें फेर लेता हूँ, ठहर कर टटोलता हूँ खुद को और पाकर खुश होता हूँ बीच सफ़र में कहीं, ठहर कर टटोलता हूँ खुद को और पाकर खुश होता हूँ बीच सफ़र में कहीं। अभी जो बीच सफ़र में कहीं खुश होने की बात है, ये कम बड़ी बात नहीं है। जब 3 महीने से हम लोग लॉकडाउन में हैं, और आगे कितने दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे, कितने दिन तक एक तरह का एक दूसरे के स्पर्श के बगैर रहेंगे, कितने दिन तक मास्क लगा के घूमेंगे, कितने दिन तक सुबह निकलने के बाद पता नहीं चलेगा कि शाम को जब लौटेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे में ये कविताएं, कवि की भूमिका, कवि की दृष्टि बहुत ही आकर्षित करती है। समय काफ़ी लंबा हो चुका है। कुछ तमाम हमारे मित्र
कुछ कविता सुनाने की बात कर रहे हैं। सर्वेश जी अगर सुन रहे हो तो क्या उनकी इजाज़त क्या है, नहीं तो बंद करें, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है और फिर कभी कविता को लेकर के आएंगे। सर्वेश जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप बताएं तो मैं कुछ एक आध कविताएँ पढ़ दूँ। चलिए, मैं बिल्कुल एक नई एक कविता पढ़ता हूँ और थोड़े अलग ढंग की है। कोरोना में किचन। कोरोना में किचन ये मैंने अपनी पत्नी सुनीता के लिखी थी और इस पे सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट भी किया था, तो इसको बस एक कविता इसको पढ़ देता हूँ। और एक बात और मैं आपसे बताऊँ कि जब कोरोना आया और सब तब सारी चीज़ें, तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं विचित्र तरीके से अपने परिसर से, मैंने जहाँ मैं रहता हूँ उसके पशु पक्षियों से, उसकी वनस्पतियों से, उसके पेड़ पौधों से और उतनी ही शिद्दत से अपने घर परिवार से जुड़ गया। इसके पहले ऐसा नहीं कहूँ कि मुझे समय नहीं मिलता था और इतना भी व्यस्त मैं नहीं रहा, लेकिन व्यस्तताएं थीं और इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता था। जब इसी कारण से इधर जो कविताएं मैंने लिखी उसमें आप देखेंगे कि तमाम पशु पक्षियों के, वृक्षों के, बबूल से लेकर फुलसूंघी तक की कविताएं हैं, लेकिन वो सब लंबा मामला है और उस पर फिर कभी स्वतंत्र कहीं और किसी स्वतंत्र मंच पर कविताएं मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ये बात मालूम थी कि जब मैं वक्तव्य देना शुरू करूंगा तो कविता के लिए समय नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी कक्षाएं बंद चल रही हैं और तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ इधर पढ़ा लिखा गया है, तो वो सब सारी चीज़ें हैं इसी नाते। और एक बात और है कि कभी कभी प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने का और वक्तव्य देने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। स्वभाव से उत्सवधर भी रहा हूँ, सेमिनार संगोष्ठियों में खूब आता जाता रहा हूँ। इधर 4 महीने से बंद हूँ, कहीं आना जाना बंद है। बहरहाल ये एक माध्यम है और जो कि सर्वेश जी ने उपलब्ध कराया है और कई मित्रों ने आगे भी अनुरोध किया है, जो जल्दी ही हम आपसे मुखातिब होंगे तो उन मंचों पर हम कुछ कविताएं पढ़ेंगे। शीघ्र ही 2-3 मंचों से अपनी प्रस्तुति देनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि सबको ये पता था कि 30 जून तक मैं लाइव नहीं रहूँगा, तो 30 जून जैसे ही लगा उन सब ने बात की और मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल, और पूरे जुलाई अगस्त तक मैं अपने लिए समय निकाला हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। खैर, तो कोरोना में किचन। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कूकर। एक ऐसे समय में जहां बाहर कोयल कूक रही है और भीतर तुम्हारा यह कूकर, मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। मैं मदद करना चाहता हूं और तुम हो कि खिसिया रही हो। जब जब घुसता हूं रसोई घर में, जब जब सोचता हूं बेलन उठा ही लूं, छिली हुई मटर व आलू की छौंक ही दूं आज, तुम दौड़ी चली आती हो, फैलाने, बिखराने, लीपने, पोतने के साथ तहस नहस करने की कई धाराओं के बीच चालान कर ही देती हो। सब इधर उधर कर दिया, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, जैसा कुछ बड़बड़ाने लगती हो। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहां सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। यह मैं बता दूं एक ईमानदारी की बात कि जब मैं कविता लिखा था कि जहां सिर खुजलाना, यहाँ जहां नाक खुजलाना मैंने लिखा था, क्योंकि मुझे अक्सर घर की जो स्त्रियां हैं मैंने देखा कि वो पुरुषों की मतलब डिगिंग द नोज को लेकर के बड़ा चिढ़ती हैं, तो मुझे वो चिढ़ थी और मैंने देखा था उसको घरों में जो विवाद होते थे, तो नाक खुजलाना मैंने लिखा था। और वो कविता मैंने सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट की, हालांकि पत्नी को मैंने सबसे पढ़ाया था और उन्होंने इस शब्द पर ऐतराज किया था, तो मैंने कहा था ठीक है, अब एक सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसी कविता पोस्ट हुई, जो कवित्री आभा बोधिसत्व हैं, मुंबई में रहती हैं, बड़ी अच्छी कविताएं लिखती हैं आभा, और
हमारे उनके पुराने इलाहाबादी संबंध हैं आभा की, तो मैं आभा बोधिसत्व ने तुरंत मुझे इस कविता पर विद इन नो टाइम आभा ने मुझे टोका। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो नाक खुजलाना बहुत इरिटेट कर रहा है, इसको आप निकाल दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं कभी कभी मैं ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूँ आभा बोधिसत्व की इस सलाह को लेकर के कि पत्नी की का कहना मैं नहीं माना और मैं अपने जोश में था कि नहीं ये कविता चल जाएगी बख्तर, क्योंकि मुझे उस इरिटेशन को दिखाना था। लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और ये वो जो नाक खुजलाना शब्द था वह कविता के पूरे सौंदर्य को इस तरह से वो ख़त्म कर रहा था। तो उस जगह पर मैं सिर खुजलाना कर दिया। इसे फिर पढ़ता हूँ तो आप उसका संदर्भ आपसे जुड़ेगा। माना कि यह तुम्हारा परिसर है, तुमने इसे बहुत मेहनत से सजाया है, तुम्हारे लिए यह तुम्हारे पूजा घर से भी पवित्र है, जहाँ सिर खुजलाना और रोटी बेलना एक साथ संभव नहीं है। इसके साथ इसे भी मानने में कोई हर्ज नहीं है कि अपने प्रेम में तुम इतनी उदार तो हो ही कि आटा गूंथते समय एक फ़ोटो की इजाज़त तो दे ही सकती हो, जिसे मैं चावल धोने और सब्जी चलाने की तस्वीर के साथ तुम्हारे प्रति प्रेम के दस्तावेज के रूप में किसी दीवार पर टांग ही सकता हूँ कि प्रेम भी तो एक टंगी हुई तस्वीर ही है, जिसे छूकर यह बताया जा ही सकता है कि मैंने भी इस कठिन समय में कुछ न कुछ तुम्हारा ख्याल रखा ही था। लेकिन तनिक सोचो भी तो कि विषाक्त जीवाणुओं से भरे इस संसार में, जहां फिलहाल कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं रह गई है, कुछ कहने को आतुर हुए होठ आंखों के एक रूखे इनकार में खुल रहे हों, कोरोना में किचन का व्यवस्थित रहना कितना उचित है। ठीक ऐसे समय में जहां नज़दीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। ठीक ऐसे समय में जहां नज़दीकियां योजन भर की दूरियों में रूपांतरित हो गई हैं, नदियां फैलकर समुद्र बन गई हैं और सड़कें उलटकर आकाश, चम्मच की जगह पड़े रहना क्या हमारे प्रेम का ठहर जाना नहीं है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। जीवन कई बार रखाव में नहीं बिखराव में होता है। स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। स्वाद पकी दाल में ही नहीं जले भात में भी होता है। स्त्रियां पत्नियां इस क्वारंटाइन युग में भी पुरुषों से इस बात को लेकर बहुत डरती रही कि भात जला देंगे, दाल जला देंगे, किचन गंदा कर देंगे। तमाम कई मेरे मित्र मंडल में भी इस तरह की शिकायतें इस कविता के बाद मुझे मिली। तो मुझे लगा कि मैंने उस संवेदना को, उस स्थिति को स्वर देने की भरसक कोशिश की है जो हर घर का किस्सा था, लेकिन उसे अभिव्यक्ति करने का विकल्प नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस कविता के साथ मुझे आज का यह कार्यक्रम अब संपन्न करना चाहिए। और मैं चूँकि मैंने कैमरे से एक लंबी दूरी बना रखी है और मैं कोई कमेंट न पढ़ पाया है न मैंने देख पाया है, और मैं सिर्फ बोलता रहा हूँ, कुछ भी मैंने नहीं देखा है। और इस कारण से जो भी टिप्पणियाँ आई होंगी उनको मैं इसके बाद देखूँगा, तो मैं समझने की कोशिश करूँगा कि किसने क्या कहा और कैसा लगा आपको। लेकिन फिर भी इस आभासिक मंच का अपना महत्व है और मैं अपने सभी सुधीजन, दर्शक और जो लोग भी मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि 1.5 घंटे तक जुड़ना बहुत ही पीड़ादायक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करूँ क्या, कुछ बातचीत लंबी हो गई है। तो मैं इस लंबे समय के लिए जो भी पीड़ा आपको पहुंचाया उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और उम्मीद है कि यह पूरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः शोधरंग मंच के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और इसके संयोजक आचार्य सर्वेश सिंह के
प्रति अपना सस्नेह सप्रेम अभिवादन व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।